हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अमलगमेशन में मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। स्पेशली हम जो है जर्नल एंट्रीज डिस्कस करेंगे। हमने पहले की वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि अमलगमेशन क्या है और अमलगमेशन में परचेज कंसिडरेशन हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। परचेज कंसिडरेशन के बाद बात आती है जर्नल एंट्रीज की कि ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में हम जर्नल एंट्रीज किस तरह करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अमलगमेशन जो है उसमें मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है। मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग आपके क्या रहेंगे। एक आपका होता है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, दूसरा होता है इन द नेचर ऑफ परचेज। तो जो मर्जर वाला अमलगमेशन है उसमें क्या करोगे आप, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड यूज करोगे। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में मेथड कब यूज करना है, जब नेचर ऑफ मर्जर है, और परचेज मेथड कब यूज करना है, जब नेचर ऑफ परचेज है। नेचर ऑफ मर्जर कब होता है, जो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, वो 5 कंडीशंस अगर पूरी होती हैं तो नेचर ऑफ मर्जर है। अगर 5 कंडीशंस में से एक भी कंडीशन पूरी ना हो तो वो नेचर ऑफ परचेज है। हम जर्नल एंट्रीज की अगर बात करें तो कुछ जो ट्रांसफरर कंपनी है, ट्रांसफरर मतलब जिसका ट्रांसफ़र हो रहा है, जिसका बिजनेस जो है दूसरी कंपनी कैरी ऑन करेगी, ट्रांसफरर कंपनी हम उसे कहते हैं। दूसरी जो कंपनी आएगी इस रोल में उसे कहा जाएगा ट्रांसफरी कंपनी। तो पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स में एंट्रीज डिस्कस करने वाले हैं, चाहे नेचर ऑफ मर्जर हो या नेचर ऑफ परचेज हो, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड हो या परचेज मेथड हो। ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स में एंट्रीज सेम होंगी, जो चेंजेस हैं एंट्री में वो ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में है। ठीक है, ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में अलग एंट्री होती है, इस वाले मेथड में अलग, इस वाले में अलग, लेकिन ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स में सेम एंट्री होती है दोनों मेथड में। तो सबसे पहले हम ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स में एंट्री समझते हैं। ट्रांसफरर कंपनी कौन सी है, जिसका टेक ओवर किया जा रहा है। तो क्या है, अब ये बिजनेस, ये फर्म, ये कंपनी अपनी जो एसेट्स हैं उनको रियलाइज करना चाहेगी, मतलब अभी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बंद करना चाहेगी, इसलिए इसके सारे बुक्स को क्लोज करने के लिए एंट्रीज की जाती हैं जो उन्हें हम समझेंगे। तो सबसे पहली जो एंट्री है, सबसे पहली एंट्री को समझेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि सारी जो हमारी एसेट्स हैं उन्हें बुक वैल्यू पर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, सारी एसेट्स को। अब इन सारी एसेट्स में आप कौन सी एसेट्स छोड़ देंगे, जो फिक्टिशियस एसेट्स हैं। फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी होती हैं हमारी, जैसे अगर हम शेयर इशू करें उस पर डिस्काउंट दिया, डिबेंचर इशू करने पर डिस्काउंट दिया, कोई पहले डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं जो हमारी एसेट साइड में दिख रहे हैं पर एक्चुअल में एसेट नहीं हैं, एसेट साइड में जो दिख रहे हैं पर एक्चुअल में एसेट नहीं है, जैसे वो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं और हम उन्हें लॉन्ग टाइम में राइट ऑफ करने के पर्सपेक्टिव से बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखाते हैं। तो वो वाली जो एसेट है हमारी, मतलब जिन्हें हम बेचकर पैसा नहीं ले सकते, अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे तो जिन एसेट्स को बेचकर हम पैसा नहीं ले सकते वो आएंगी हमारी फिक्टिशियस एसेट्स में और उन्हें ट्रांसफ़र नहीं करना है। सबसे पहली एंट्री हम करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट टू एसेट अकाउंट। एसेट्स में आपने समझ लिया है कौन सी एसेट नहीं लेनी है, जो रियलाइज नहीं होंगी, मतलब जिन्हें बेचकर पैसा नहीं आ सकता। और अगर एग्जांपल की बात करें तो वो होंगे डिस्काउंट ऑन शेयर, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर और अदर कोई एक्सपेंस अगर एसेट साइड में दिखाया गया है। फर्स्ट एंट्री हमें यही करनी है। सेकंड, सारी एसेट्स बुक वैल्यू पर ट्रांसफ़र करनी है, मतलब अगर बिल्डिंग की वैल्यू बैलेंस शीट में 2 लाख रुपए दी गई है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा है कि वो 1,50,000 के रियलाइज होगी, तो हमें 150 नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, 2 लाख ही लेना है, मतलब बुक वैल्यू लेनी है। सेकंड, जैसे हमने सारी एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी हैं, उसी तरह क्या करेंगे हम, सारी लाइबिलिटीज़ भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। एसेट जाती हैं रियलाइजेशन के डेबिट में
और लाइबिलिटीज़ जाती हैं रियलाइजेशन के क्रेडिट में। लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लाइबिलिटीज़ में कौन सी लाइबिलिटीज़ जाएंगी? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, मतलब आपके डिबेंचर, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल वो जाएंगे। जो रिजर्व और कैपिटल वाला हिस्सा है वो यहाँ नहीं जाएगा। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ यहाँ पर हम ट्रांसफ़र करेंगे। और कौन सी लाइबिलिटीज़ होती हैं वो भी कौन सी ट्रांसफ़र करनी है? जिन्हें जो हमारी ट्रांसफरी कंपनी लेने के लिए एग्री हुई है, हमें वो लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करनी होती है। एसेट के केस में भी अगर कोई ऐसी एसेट है जो कि ट्रांसफरी कंपनी ने कह दिया है कि वो नहीं लेगी, तो वो एसेट हमें ट्रांसफ़र नहीं करनी है यहाँ पर। जनरली वो सारी एसेट्स को लिए ही एग्री होती है, पर अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा आता है कि किसी एसेट को ट्रांसफरी कंपनी नहीं ले रही है तो वो ट्रांसफ़र नहीं करनी है यहाँ पर। तो लाइबिलिटीज़ में एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ बुक वैल्यू पर भेजनी है। नेक्स्ट थर्ड एंट्री क्या हो गई? जब आपने एसेट भेज दिए और लाइबिलिटीज़ भेज दी हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट कर चुके होते हैं अपने नेट एसेट मेथड या नेट पेमेंट मेथड से, और इस परचेज कंसिडरेशन को ड्यू करने के लिए रियलाइजेशन में ये एंट्री बनती है हमारी, परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये परचेजिंग कंपनी वर्ड किसके लिए आया है? ट्रांसफरी कंपनी के लिए, जो टेक ओवर करने वाली है। ट्रांसफरी कंपनी जितने में भी हमारी एसेट और लाइबिलिटी को परचेज करने के लिए एग्री हुई, मतलब जो फाइनल सेटलमेंट अमाउंट है 5 लाख 10 लाख जो भी होगा, उससे ये एंट्री होगी। परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। नेक्स्ट इसके बाद जो एंट्री होगी फोर्थ पर, वो होगी रिसिप्ट एंट्री फॉर परचेज कंसिडरेशन। जो अभी परचेज कंसिडरेशन की एंट्री करी है हमने, परचेज कंसिडरेशन ड्यू होने की एंट्री वो हो गई कि हमें ट्रांसफरी कंपनी से इतना लेना है। फिर ये ट्रांसफरी कंपनी हमें जो परचेज कंसिडरेशन है वो या तो कैश में पे करेगी हमें, या प्रेफरेंस शेयर देगी हमें, या इक्विटी शेयर्स देगी हमें, या डिबेंचर दे सकती है। तो उसके लिए हम ये वाली एंट्री करेंगे। क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट जितना वो कैश देगी, डेबिट प्रेफरेंस शेयर जितने रुपए के प्रेफरेंस शेयर अगर दे रही है, इक्विटी शेयर अगर दे रही है, डिबेंचर्स अगर दे रही है, टू परचेजिंग कंपनी मतलब ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट। जो हमने अभी लास्ट एंट्री की जितनी अमाउंट से, उतनी ही अमाउंट से ये एंट्री होगी, मतलब जितना हमने ड्यू किया उतना हम रिसीव कर लेंगे। उसके बाद फिफ्थ एंट्री जो होगी हमारी, देखो पहली एंट्री में हमने क्या किया? पहली एंट्री में हमने एसेट भेजी सारी, सेकंड में हमने सारी लाइबिलिटीज़ भेजी, थर्ड में हमने परचेज कंसिडरेशन ड्यू की, फोर्थ एंट्री में हमने परचेज कंसिडरेशन रिसीव कर ली। अब हमें पैसा मिल गया। अब क्या है? फॉर सेल ऑफ एसेट्स नॉट टेकन ओवर बाय कंपनी। जो हमारी ट्रांसफरी कंपनी है उसने क्या किया? हमारी कुछ एसेट को लेने से मना कर दिया। तो जो एसेट लेने के लिए वो उसने एग्री किया वो तो हमने फर्स्ट एंट्री में ट्रांसफ़र कर दी रियलाइजेशन में, और जो वो नहीं लेगा उसके लिए क्या एंट्री होगी? उन्हें क्या करेंगे? हम सेल कर देंगे डायरेक्टली। और जब सेल करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट हमारी एंट्री बनी। अब क्या है कि हम जो एसेट सेल कर रहे हैं वो प्रॉफिट में भी बेची जा सकती है और लॉस में भी। तो जो इसका प्रॉफिट या लॉस होगा वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। किस तरह करना है? जैसे मान लो मैं यहाँ पर एग्जांपल लेती हूँ कि हमारी कोई 1000 की एसेट है, 1000 की नहीं है, 800 की है एसेट, ठीक है, और वो 1000 की सेल हो गई। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है, टू एसेट अकाउंट 800। अब इसमें क्या हो रहा है? हमें प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 200 का। तो आप उस प्रॉफिट को भेजोगे रियलाइजेशन में, टू रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो एंट्री ये बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब सेम अगर उल्टा हो जाए, लॉस हो जाए, तो तब ये वाली एंट्री नहीं आएगी, ठीक है। तब बनेगा कैश अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। लॉस होगा तो रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, पर होगा एक ही, या तो लॉस या प्रॉफिट।
अब आते हैं, अब आपने वो एसेट्स बेच दी हैं जो कि उसने नहीं ली, ट्रांसफरी कंपनी ने। अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री पर। अब ये है हमारी 6th एंट्री। जिस तरह जो एसेट नहीं ली है वो हमने क्या किया, सेल कर दी और उनसे पैसा ले लिया, जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ वो रियलाइजेशन में डाल दिया। उसी तरह हो सकता है वो कुछ लाइबिलिटीज़ के लिए भी मना कर दे, ट्रांसफरी कंपनी कह दे हम नहीं लेंगे ये लाइबिलिटीज़, तो उनकी पेमेंट हम खुद करेंगे, मतलब ट्रांसफरर कंपनी खुद पेमेंट करेगी उनकी। अब तो उसके लिए क्या एंट्री होगी, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब कैश जा रहा है इसलिए कैश क्रेडिट, तो हम पेमेंट कर देंगे। अब यहाँ पर भी एसेट की तरह लॉस या प्रॉफिट हो सकता है। अगर लॉस होगा तो रियलाइजेशन डेबिट, अगर प्रॉफिट होगा तो रियलाइजेशन क्रेडिट। अब लॉस या प्रॉफिट कैसे हो सकता है, मान लो हमारे क्रेडिटर 1000 के थे और वो एग्री हो गए कि हम 800 लेंगे, तो इस केस में हमें क्या हुआ, प्रॉफिट। भाई 1000 वाले हमसे कह रहे हैं हम ओनली 800 लेंगे तो प्रॉफिट, तो टू रियलाइजेशन में वो प्रॉफिट चला जाएगा। ठीक है, ये अब क्या है, सारी एसेट्स ट्रांसफ़र हो गई, सारी लाइबिलिटीज़ भी ट्रांसफ़र हो गई। जो एसेट नहीं ली वो बेच दी, जो लाइबिलिटीज़ नहीं ली उनका भी पेमेंट कर दिया, परचेज कंसिडरेशन भी ले लिए। अब क्या रह गए, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, या इन्हें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी हम कह सकते हैं। जो ये सारा हमने स्टार्ट किया है एसेट को बेचने का सिस्टम, इसके लिए हो सकता है कुछ एक्सपेंसेस हों, या जो हमारी कंपनी मर्ज होने जा रही है उसमें, उसके लिए जो भी एक्सपेंसेस हों उनके लिए क्या ट्रीटमेंट है। अगर जो ट्रांसफरर कंपनी है वही ये एक्सपेंस पे करे और वही बोर्न करे, मतलब वही तो अपने अकाउंट्स में बियर करेगी ये एक्सपेंस और वही पे करेगी, मतलब पेमेंट भी वही कर रही है, तो आप क्या एंट्री करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सीधा सीधा आपने पे कर दिया, क्योंकि ट्रांसफर बोर्न बाय मतलब ट्रांसफरर कंपनी अपनी जिम्मेदारी समझ रही है कि ये मेरे ही खर्चे हैं और मैं ही पे करूं, तो उस केस में क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब अगर दूसरा केस आ जाए कि एक्सपेंसेस पेड बाय ट्रांसफरर कंपनी बट बोर्न बाय ट्रांसफरी कंपनी, ये क्या है कि ट्रांसफरी कंपनी की जिम्मेदारी है, एक्सपेंस एक्चुअल में ट्रांसफरी कंपनी को करने चाहिए लेकिन पेमेंट ट्रांसफरर कंपनी ने कर दी। पेमेंट जब ट्रांसफरर कंपनी ने कर दी और जिम्मेदारी थी ट्रांसफरी कंपनी की, तो अब क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, ट्रांसफरी कंपनी को ड्यू करेंगे ये अमाउंट रियलाइजेशन में, तो एंट्री करेंगे ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन के क्रेडिट में दिखाएंगे इस अमाउंट को। और फिर जब ट्रांसफरी कंपनी हमको पेमेंट कर देगी तब हम दिखाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट, ये एंट्री होगी। एक बार फिर समझते हैं इस एंट्री को। पहले क्या करना है आपको, ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन में दिखाएंगे ये, और उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट, इस तरह दिखाया जाएगा। या इसका एक और तरीका ये है कि आप यहाँ करो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पहले आपने पेमेंट कर देनी है और उसके बाद वो ट्रांसफरी कंपनी से ले लेना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट। थर्ड जो केस है वो है इफ एक्सपेंसेस पेड एंड बोर्न बाय ट्रांसफरी कंपनी, अगर एक्सपेंसेस पे भी ट्रांसफरी कंपनी करे और बियर भी ट्रांसफरी कंपनी करे तो आपको कोई एंट्री नहीं करनी है। ये हो गई लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के लिए एंट्री, जब ट्रांसफरर कंपनी खुद बियर करेगी, दूसरा ट्रांसफरी कंपनी से पेमेंट कराना है, और तीसरा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करने की और बोर्न करने की ट्रांसफरी कंपनी के पास चली गई, तब आपको कोई एंट्री नहीं करनी है ट्रांसफरर की बुक्स में। नेक्स्ट समझते हैं। इसके बाद क्या करना है, अब आपके लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हो चुके हैं, अब क्या करना है,
जो आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर है पहले उनको पेमेंट की जानी है, उनके बुक्स क्लोज होंगे, तो उसके लिए एंट्री हम करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ये उनकी कैपिटल उनको ट्रांसफ़र कर दी या ड्यू कर दी, और जब इसको पेमेंट करेंगे तो एंट्री करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर इनको कैश दिया है तो बैंक अकाउंट, और अगर इनको प्रेफरेंस शेयर ही दे दिए हैं वापस या इक्विटी शेयर दे दिए हैं तो उसकी एंट्री हो जाएगी। टू बैंक अकाउंट हो सकती है, टू प्रेफरेंस शेयर हो सकता है, टू इक्विटी शेयर, टू डिबेंचर। फाइनली हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर देंगे इस तरह। नेक्स्ट है, अब क्या करना है, अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का हिसाब हो गया, अब हमारे बचे इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए क्या करेंगे, पहले इनको सारे रिजर्व और इनकी कैपिटल ट्रांसफ़र करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिजर्व एंड सरप्लस जो भी हैं डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। और जो रियलाइजेशन पर प्रॉफिट हुआ होगा, अगर प्रॉफिट है तो एंट्री ये बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। इक्विटी शेयर होल्डर्स को ट्रांसफ़र कर दिया। इसी तरह अगर लॉस होगा तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लॉस होने पर आप ये ट्रांसफ़र कर दोगे। अब क्या हुआ, इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमने उनकी कैपिटल, रिजर्व, रियलाइजेशन में जो प्रॉफिट और लॉस रहा वो भी सब ड्यू कर दिया है। अब अगर ये वाली जो हमारे फिक्स टीसीएस एसेट्स हैं इनका तो हमने कुछ भी नहीं किया, तो इनको भी कौन बियर करेगा, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, इसके बाद अब क्या है, अब सबका सेटलमेंट हो चुका है, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स बचे हैं। ये सारी एंट्रीज करने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो भी अमाउंट ड्यू निकलेगी, मतलब हमें उन्हें कितना देना है, उससे डेबिट करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स को। और अब उनको पेमेंट जिस भी मेथड से हम कर रहे हैं, मतलब उनको या तो कैश मिल रहा है या प्रेफरेंस शेयर मिल रहे हैं या इक्विटी शेयर मिले या डिबेंचर मिले, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू दीज अकाउंट। और इस तरह उनको फाइनल पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम कर देंगे, और हमारे ट्रांसफरर कंपनी के बुक्स में सारे अकाउंट्स इसके बाद क्लोज हो जाएंगे। तो इस तरह हम एंट्रीज जो हैं ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स में करेंगे, चाहे इन द नेचर ऑफ परचेज हो या चाहे इन द नेचर ऑफ मर्जर हो, अमलगमेशन के दोनों ही उसमें सेम एंट्री होगी। होप आप सबकी समझ में आया होगा। इस तरह फाइनली स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।